इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में ऐना एक फार्म हाउस पर अकेली जिंदगी काट रही है। उसका बस एक साथी है, उसका वफादार कुत्ता। हर कुछ दिन में वो पुराने उजड़े शहर जाती है सामान जुटाने, पूरा बदन ढककर ऑक्सीजन टैंक के साथ। शहर की हवा अब जहर है, लेकिन शुक्र है उसकी घाटी अब भी साफ है। सफर लंबा है, लेकिन अपनी जान बचाए रखने के लिए ये मेहनत जरूरी है। लौटकर वो खुद को अच्छे से धोती है, एक भी रेडिएशन उसके शरीर में न रह जाए। रातों में उसका कुत्ता उसी के बिस्तर में सोता है, अकेलेपन में उसका इकलौता सहारा। ज्यादातर दिन बोरियत भरे होते हैं। फार्म के जानवरों की देखभाल, बाड़ ठीक करना और जंगल में लगाए गए ट्रैप्स चेक करना उसके रूटीन का हिस्सा है। खरगोश ढूंढने में कुत्ता उसकी नाक बन जाता है। एक दिन रास्ते में उसे एक छोड़ी हुई गाड़ी दिखती है। हैरान होकर वो पास जाती है। तभी उसका कुत्ता कुछ खतरा महसूस करता है। दोनों जल्दी से घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी रेडिएशन सूट पहनकर आता है, अपना सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐना को यकीन ही नहीं होता कोई और जिंदा है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करती है। वो आदमी एक डिवाइस से हवा की जांच करता है और जैसे ही उसे लगता है कि इलाका साफ है तो वो राहत की सांस लेकर अपना हेलमेट उतार देता है। फिर खुशी से चिल्लाता है जैसे बरसों बाद जिंदगी का स्वाद मिला हो। वो सूट उतार कर पानी के झरने में नहाने चला जाता है। तभी ऐना बाहर आती है और उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर वो आदमी डर जाता है। वो भी अपनी बंदूक तान देता है और गुस्से में फायर कर देता है। चिल्लाते हुए पूछता है कहाँ हैं बाकी लोग। ऐना दोनों हाथ ऊपर कर देती है और घबराकर बस इतना कहती है ये पानी जहरीला है। वो आदमी चौंक जाता है, भागता है वापस अपनी गाड़ी की तरफ और अपना वही डिवाइस निकालकर जांच करता है। अब वो समझ चुका है, वो सच में रेडिएशन से भरे पानी में नहा रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है, उल्टियां करने लगता है। भागता है अपनी दवा की इंजेक्शन लेने। थरथराते हुए ऐना की तरफ बढ़ता है और गिड़गिड़ा कर कहता है प्लीज मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसकी चीखों से ऐना थोड़ा सतर्क हो जाती है, शायद डर भी जाती है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है और कसम खाता है मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐना उसकी हालत देखती है और फिर बिना ज्यादा सोचे इंजेक्शन दे देती है। वो उसे अपने घर ले चलने का ऑफर देती है। रास्ते में वो खुद को ढंकता है और कहता है मुझे हर दिन ये दवा लेनी पड़ेगी और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला देना। घर पहुंचकर ऐना साफ पानी से उसका पूरा शरीर धोती है, जैसे कोशिश कर रही हो कि एक एक रेडिएशन को हटा सके। उसके बाद उसे लगभग घसीटते हुए बिस्तर तक लाती है, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा। अगली सुबह ऐना वापस उसके सामान लेने जाती है। वहाँ उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं, एक औरत के साथ उसी आदमी की तस्वीरें। दिन बीतने लगते हैं। ऐना उसकी देखभाल करती रहती है, रोज उसका तापमान चेक करती, अच्छे से खाना खिलाती और टाइम पर दवा देती। रातों में जब उसका शरीर बुखार से कांपता है, उसका बिस्तर हिलता है और ऐना की नींद वैसे ही उड़ जाती है। कभी कभी तो वो सारी रात बस उसके माथे पर गीले कपड़े रखती रहती है। एक बार वो थक कर वहीं उसके पास सो जाती है। सुबह आंख खुलती है तो बस एक ही बात मन में होती है, बस ये ठीक हो जाए। वो पास की छोटी सी चैपल में जाकर ऑर्गन बजाती है, जैसे प्रार्थना करती हो कि उसकी दुआ सुनी जाए। कुछ हफ्तों बाद जॉन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब वो बिस्तर से उठ पाता है, पर चलने में ऐना को उसका सहारा देना पड़ता है। चलते चलते ऐना बताती है पापा कहते थे ये घाटी हमें बचाएगी, इसलिए हम यहीं रुके। लेकिन फिर एक दिन उसका पूरा परिवार कहीं चला गया, शायद बाकियों को ढूंढने, और फिर कभी लौट कर नहीं आए। जॉन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब बाकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है तो ये घाटी कैसे बच गई। ये रहस्य उसे परेशान करता है, लेकिन ऐना उसकी उलझन को एक हल्की सी मुस्कान और उसे गले लगाकर टाल देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि ऐना खुद ही खेतों में मेहनत कर रही है, सब कुछ हाथ से कर रही है। वो लाइब्रेरी में जाता है और खेती के पुराने तरीके पढ़ने लगता है। वो ऐना के पास आता है, अभी मदद करने लायक नहीं है, लेकिन सुझाव देता है। ऐना बताती है कि ट्रैक्टर में तेल नहीं है और पंप काम नहीं कर रहे क्योंकि बिजली नहीं है। जॉन समझाता है कि वो पंप हाथ से भी चल सकते हैं। ऐना भागकर पुराने पेट्रोल स्टेशन जाती है और पहली बार तेल मिलने की खुशी उसके चेहरे पर दिखती है। दूर से जॉन उसे अपनी बंदूक के स्कोप से देखता है। ऐना ट्रैक्टर चला रही है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। उस रात डिनर पर ऐना खाना खाने से पहले प्रार्थना करती है। जॉन उसे चुपचाप देखता है, फिर धीरे से कहता है जब सब खत्म हुआ मैं सरकार के बंकर में था, एक रिसर्चर की तरह काम कर रहा था। वो बताता है कि वो बंकर छोड़कर बाहर निकला क्योंकि वहाँ घुटन हो रही थी और शायद असली जिंदगी की तलाश कर रहा था। तस्वीरों का जिक्र आता है। ऐना पूछती है वो तुम्हारी पत्नी थी? जॉन बस इतना कहता है नहीं, वो मेरी बीवी नहीं थी। रात को जब सोने का वक्त आता है ऐना पहली बार अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जॉन उसकी खुली टांगे देखता है, लेकिन फिर भी अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन ऐना तालाब में मछली पकड़ने जाती है और उसी वक्त थोड़ा तैर भी लेती है। जॉन किनारे से उसे देखता है और दोनों की नजरें कई बार मिलती हैं। वापस आकर दोनों मिलकर मछली पकाते हैं। ऐना समझाती है कि ये तालाब उसी जमीन के नीचे से आता है जहाँ से उनका कुआं भरता है। सर्दियों में ये जम जाता है और पिछली बार की सर्दियां कितनी मुश्किल थीं ये भी बताती है। उसका जनरेटर तब खराब हो गया था। जॉन जनरेटर चेक करता है, इंजन जल चुका है। ऐना खुद को दोष देती है, शायद मैंने डीवीडी प्लेयर लगाकर गड़बड़ कर दी, लेकिन जॉन उसे रोकता है, नहीं ये बहुत पुराना हो चुका था, टूटना तय था। तभी ऐना हंसते हुए स्कूल प्रोजेक्ट्स की बात करती है, जैसे आलू से बिजली
बनाना। इस पर जॉन के दिमाग में आइडिया आता है। वो दोनों झरने पर जाते हैं। उसका बहाव देखकर जॉन कहता है यहाँ वाटर व्हील बन सकता है, इससे जनरेटर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लकड़ी चाहिए, और वो चैपल को तोड़ने की बात करता है। ये सुनकर ऐना पीछे हट जाती है। वो बताती है कि ये चैपल उसके पापा ने बनाया था, हर संडे यहाँ प्रवचन देते थे। उसे यकीन है कि घाटी इसलिए बची है क्योंकि चैपल ने इसे सुरक्षित रखा। जॉन कहता है शायद तुम्हारे पापा या भगवान ने इसे हमें दोबारा शुरू करने के लिए छोड़ा हो, लेकिन ऐना नहीं मानती। उस रात कुत्ता दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता।